करुणा जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई खत्म कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह ही अमित ने उसे बताया कि माँ और उसका भाई जतिन घर आ रहे हैं। पहले तो सुनकर करुणा हैरान हो गई थी क्योंकि 5 साल बीत चुके थे और इतने सालों में उन लोगों ने करुणा और अमित की खबर भी नहीं ली थी। कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी ने फोन करके भी नहीं पूछा। दोनों किस हालत में घर छोड़कर निकले थे यह सब जानते थे, मगर फिर भी किसी ने जानने की जरूरत नहीं समझी कि अब किस हाल में है। करुणा ने जल्दी जल्दी डस्टिंग करते हुए आलू गोभी की सब्जी काटना शुरू कर दिया और एक तरफ पूरी का आटा तैयार करके रखा। मन तो नहीं था यह सब करने का, मगर वह भी जानना चाहती थी कि आखिर अमित की माँ के मन में अब कौन सी ममता जाग गई है। अमित ऑफिस से हाफ डे लेकर जल्दी से घर आ गया और बोला, करुणा सब तैयार है ना? करुणा अमित की आंखों में देखते हुए कहा, बुरा मत मानना अमित, लेकिन क्या तुम वाकई उनके आने से खुश हो? क्या तुम्हें अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता? करुणा से अमित ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी उनको देखना चाहता हूँ कि आखिर अब उन्हें मेरी याद क्यों आई है। अभी उन लोगों के आने में लगभग 2 घंटे बाकी थे और करुणा सारा काम खत्म करके थक गई थी तो आराम करना चाहती थी। करुणा जैसे ही कमरे में जाकर बेड पर लेटी तो उसकी आंखों में वही बातें घूमने लगी और वह दृश्य उसको याद आने लगे जो 5 साल पहले और शादी के बाद उसने देखे थे। बात करुणा की शादी के बाद की है, जब उसकी शादी के 3 महीने बाद ही उसकी ननद निहारिका की शादी तय हुई। निहारिका अमित से बड़ी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसका रंग सांवला था और उस पर भी सोने पर सुहागा यह था कि उसकी माँ वसुंधरा जी उसकी शादी अपने से बड़े परिवार में करना चाहती थी। अमित ने कितनी बार कहा कि मम्मी, रिश्ता बराबरी बालों में होता है, मगर हम अपने से ऊंचे घर में निहारिका का रिश्ता करेंगे तो लेन देन भी तो दुगना करना पड़ेगा ना, क्योंकि वह भी तो समझ में अपनी सज्जत की दुहाई देने लगेंगे। तो वसुंधरा जी ने मुंह बनाकर कहा था कि अरे तो हमारे भी तो इकलौती बेटी है, सब कुछ उसके लिए ही तो करना है और तुम 2 भाई हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। अमित ने कहा कि मम्मी, अभी तो जतिन कुछ करता भी नहीं है, अब मैं अकेला कहाँ तक इतना कुछ संभालूंगा। वसुंधरा जी ने अमित को डांट कर कहा, देख अमित, कान खोलकर सुन ले, बड़ी मुश्किल से मैं निहारिका के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है, बड़ा घराना है, लेकिन वह निहारिका के सांवले रंग पर भी अपने बेटे की शादी से करने के लिए तैयार हैं। अब मैं किसी कीमत पर यह रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती। करुणा को यह सब ठीक नहीं लग रहा था और वह भी जानती थी कि शादी का खर्च करना आसान नहीं होता। अभी तो अमित ने अपने खर्चे से खुद अपनी शादी निपटाई है, ऊपर से माँ जी के ख्वाब इतने ऊंचे हैं कि अपनी चादर छोटी पड़ रही है। वसुंधरा जी ने उन लोगों को घर बुलाया और उसी दिन रिश्ता तय हो गया। उन लोगों ने शादी के लिए जो भी मांग की, वसुंधरा जी सब कुछ मानती चली गई। अमित ने तो माथे पर हाथ ही फेर लिया क्योंकि वह अपनी माँ को समझकर हार गया था। उसने अपनी बहन निहारिका से कहा कि तू क्यों शादी के लिए मना नहीं कर देती, तू जानती है ना यह लोग बहुत ऊंचे हैं। निहारिका ने उल्टे अपने भाई को ही सुना डाला, अरे भैया, इतने बड़े परिवार में मेरी शादी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे मैं आपकी इकलौती बहन हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिल रहा है। उस दिन करुणा ने भी निहारिका को समझाने की कोशिश की, दीदी, बड़े और अच्छे में फर्क होता है। कम पैसे वाला परिवार भी अच्छा हो सकता है, मगर ज्यादा पैसे वाला परिवार बाद में दिक्कत भी पैदा कर सकता है। लेकिन निहारिका ने तुरंत अपनी भाभी करुणा को लताड़ दिया, भाभी, आप तो छोटे से घर से हो ना, इसीलिए आपको यह बातें समझ में नहीं आएंगी। आपको जलन हो रही है ना कि मेरी शादी बड़े घर में क्यों हो रही है? करुणा यह सुनकर खामोश रह गई, मगर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा कि ननद ऐसा ताना दे रही थी। उसने बाद में अमित से कहा कि जो लोग पहले से ही इतनी मांग कर रही हैं, बाद में वह क्या क्या नहीं मांगेंगे। मुझे तो इन पर भरोसा करना सही नहीं लगता, और वैसे भी यह लड़का नहीं आएगा दीदी के लिए तैयार हो गया, इसके पीछे कुछ तो कारण है।
अमित करुणा की बात समझ रहा था, मगर उसके घर में एक भी नहीं चल रही थी। और वसुंधरा जी ने घर में साफ साफ कह दिया कि अमित, जैसे मैं कहूँगी शादी वैसे ही होगी। आखिर उन लोगों का भी स्टेटस है। मैं नहीं चाहती हमारे कारण समाज में वह हंसी का पात्र बन जाएं। आंखें उन्होंने हमारी बेटी को स्वीकार किया है, तो हमें भी उनकी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। करुणा तो यह सुनकर दंग रह गई कि इस शादी के लिए माँ जी अपने बेटे को दबाती चली जा रही हैं और ये नहीं सोच रही हैं कि आखिर वह कैसे करेगा। सबसे पहले जब शादी की तारीख निकल गई तो अपने बजट का मंडप ढूंढने में ही 8 दिन बीत गए, क्योंकि वसुंधरा जी को कोई मंडप पसंद ही नहीं आ रहा था। करुणा अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी धर्मशाला कर लेते हैं, उसमें बहुत खर्चा भी नहीं आता और बहुत शानदार शादी हो जाएगी, क्योंकि मंडप का खर्चा बच जाएगा। वसुंधरा जी ने अपनी बहू पर चिल्लाकर कहा, अरे धर्मशाला में ऐसे कमरे कहाँ होते हैं? बहू, तू तो ऐसे कह रही है जैसे वह उठाई गिरे लोग हैं। अरे उनका स्टेटस नहीं जानती है क्या? मैं देख रही हूँ तू अपनी ननद से जल रही है। उसके लिए जो भी हो रहा है वह तेरी नज़र में खटक रहा है। तू तो चाहती है कि किसी भिखारी के घर में उसकी शादी हो जाए। करुणा बेचारी अपनी सास को देखती रह गई, क्योंकि वह मन में ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। उसने तुरंत सफाई देने की कोशिश की तो वसुंधरा जी ने कहा कि चुपचाप चली जा, यही मेरा हाथ उठ जाएगा। करुणा बेचारी छोटा सा मुंह लेकर चली गई और अपने काम में लग गई। बड़ी मुश्किल से वसुंधरा जी को एक मंडप पसंद आया, लेकिन उस मंडप का खर्चा 1 लाख से ज़्यादा था, जिसे अमित ने ही सुनते ही कह दिया कि मम्मी, मैं इतना बड़ा खर्चा नहीं उठा सकता। अगर मंडप में ही इतना खर्च हो जाएगा तो बाकी के खर्च कैसे होंगे? वसुंधरा जी ने तुरंत कह दिया, नहीं, मुझे तो यही मंडप पसंद है। मुझे अपनी बेटी की शादी में जंग हंसाई नहीं करवानी है, इसीलिए हम अपनी ज़मीन बेच देंगे जो हमारे पास पड़ी है। दरअसल अमित के पिताजी ने 100 गज ज़मीन खरीदी थी जो वसुंधरा जी के नाम थी, और अब वह उसी को बेचने की बात कर रही थी। लेकिन शादी में 1 महीना बचा था और इतनी जल्दी ज़मीन का सौदा होना मुश्किल था, क्योंकि कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। इसीलिए अमित ने सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड से करने का फैसला किया और माँ से कहा कि बाद में ज़मीन बेचकर सारा कर्जा चुका देंगे। अब तो वसुंधरा जी अमित का क्रेडिट कार्ड लेकर घूमने लगी। ससुराल वालों को देने के लिए जब वह लोग कपड़े खरीदने गए तो वसुंधरा जी ने और निहारिका ने सीधे ब्रांडेड कपड़ों पर हाथ रख दिया, जो कि बहुत महंगे थे। उनके हाथ करुणा भी थी, जिसके देखकर वह गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, यह सब कुछ तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, आप नॉर्मल कपड़े क्यों नहीं ले लेती हैं? वह भी तो इतने अच्छे होते हैं, यहाँ माल में वह भी तो मिल रहे हैं। वसुंधरा जी ने तुरंत वहीं बैठे हुए करुणा को आंख दिखाई और दांत पीसकर कहा, अरे उन लोगों का क्या ये सस्ते से कपड़े दिए जाएंगे? अरे वह लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। करुणा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सारा बोझ उसके पति पर पड़ने वाला था। निहारिका ने भी तुरंत करुणा से कह दिया कि तुम्हारे घर वालों ने तो इतने सस्ते कपड़े दिए थे जो कुछ ही दिन में खराब हो गए। अरे कम से कम दूसरे की इज्जत का ख्याल तो करना चाहिए। वह तो तुम्हारे घर वालों को करना नहीं आता और अब तुम मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करना चाहती हो। भाभी, आप बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। करुणा सब कुछ शांति से देखती रही। फिर दूसरे दिन निहारिका और वसुंधरा जी साड़ियाँ खरीदने गए। करुणा को भी शादी में पहनने के लिए साड़ी दिलवानी थी, इसीलिए करुणा ना चाहते हुए भी साथ चली गई। लेकिन वहाँ पर निहारिका को महंगी महंगी साड़ियों पर हाथ रखते देखकर उसका कलेजा दग से रह गया। वसुंधरा जी हर रोज़ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती जा रही थी। बड़े बड़े बिल बन रहे थे, लेकिन इन दोनों माँ बेटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। करुणा से रहा नहीं गया और उसने फिर से निहारिका से कहा, दीदी, इतनी महंगी साड़ियाँ लेने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी कोई भी साड़ी 7-8 हज़ार से कम नहीं है, और वैसे भी ज़्यादा पहनी नहीं जाती हैं क्योंकि बहुत भारी हैं, तो कुछ काम ले लो। निहारिका ने अपनी भाभी को वहीं आंख दिखाई और कहा, भाभी, आपको क्या दिक्कत है? खर्चा तो मेरा भाई कर रहा है। आपको मेरी साड़ियाँ देखकर कहीं जलन तो नहीं हो रही?
करुणा ने सख्त आवाज में वही कह दिया कि मुझे जलन नहीं हो रही है, बल्कि मुझे अपने पति की फिक्र हो रही है, क्योंकि तुम जो भी ले रही हो अभी फिलहाल वह कर्ज लेकर लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, मेरे पति पर कर्ज होगा तो मुझ पर भी फर्क पड़ेगा। निहारिका ने गुस्से में कह दिया कि भाभी, आप इसी वक्त घर चली जाओ, आपको हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो मेरी खुशियों का नज़र लगा रही हो। करुणा भी अंदर ही अंदर गुस्से से मारे बुनी जा रही थी, इसीलिए वह चुपचाप घर आ गई और घर जाकर अमित से बोली, अमित, यह जो हो रहा है यह ठीक नहीं है। इतनी महंगी महंगी शॉपिंग कर रही हैं दोनों, जबकि हमारी हैसियत इतनी नहीं है। हम तो सब कुछ कर्ज लेकर कर रहे हैं। इससे तो निहारिका के ससुराल वालों का लालच बढ़ता चला जाएगा और वह शादी के बाद और भी मांग करेंगे, क्योंकि उन्हें तो यही लगेगा ना कि हमारे पास देने को बहुत कुछ है। अमित बार बार फ़ोन पर आते मैसेज चेक कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही दोनों माँ बेटी शॉपिंग करके वापस आए तो अमित ने तुरंत नाराज़ होते हुए कहा कि माँ, इतना बड़ा बिल बनवाने की क्या ज़रूरत थी? आप यह तो सोचो कि मैं यह सब कैसे भुगतान करूँगा। वसुंधरा जी ने तुरंत बेटे से गुस्से में कहा कि अरे, मैंने कहा तो है कि ज़मीन बेच देंगे, तो फिर क्यों पैसे का एहसान दिखा रहा है? यह सुनकर अमित खामोश रह गए और उसने करुणा से भी कहा कि बाद में ज़मीन बेचकर सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इसी तरह वसुंधरा जी सबको उपहार में देने के लिए चांदी के सिक्के भी खरीद लाईं और तिलक में देने के लिए सबके लिए लिफाफे भी बनाए गए। अमित इतना सब देखकर मन ही मन डर रहा था। इसी तरह वह अंधाधुंध खर्च करती गई और निहारिका के ससुराल वालों के सामने गर्व से कर्ज तले निहारिका को विदा कर दिया। फिर एक दिन अमित ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे ज़मीन के लिए एक ग्राहक मिल गया है, कल मैं उसे लेकर घर आ रहा हूँ, आप बात कर लेना। यह सुनते ही वसुंधरा जी भड़क गई और बोली, मैं अपनी ज़मीन बेचने वाली नहीं हूँ। तू क्या चाहता है कि मैं बुढ़ापे में खाली हाथ रह जाऊं? अरे, तुम दोनों भाई तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहोगे, लेकिन मैं अपना जीवन कैसे काटूंगी? तुम तो मुझे कुछ दोगे नहीं। अमित और करुणा यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। अमित को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन करुणा को तो पहले ही शक था कि वसुंधरा जी मौके पर पलट सकती हैं, और आज वही हुआ था। वसुंधरा जी ने साफ साफ कह दिया, तुम दोनों मियाँ बीवी पढ़े लिखे हो और तू तो नौकरी कर रहा है, लेकिन अपनी बीवी से भी नौकरी करवा जिससे कर्ज उतर जाए। लेकिन कान खोलकर सुन ले कि मैं ज़मीन बेचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यही तेरे पिताजी ने मेरे नाम पर खरीदी थी और यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अपनी माँ का ये दोहरा खेल देखकर अमित की आज पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। इसके बाद करुणा ने कमरे में जाकर अमित से कहा कि अमित, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी माँ का साथ छोड़ दो, क्योंकि अब तुम घर का खर्च उठाओगे या घर उतारोगे। मैं इन लोगों के साथ रहते हुए नौकरी करने वाली नहीं हूँ। कान खोल कर सुन लो, क्योंकि मेरी तनख्वाह पर तुम्हारी माँ की नज़र रहेगी तो भला कर्ज कैसे उतरेगा? और अभी तो तुम्हारी बहन के त्योहार शुरू हो जाएंगे। अमित को करुणा की बात सही लग रही थी, मगर वह तुरंत ही फैसला नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इससे निहारिका के ससुराल में उनके परिवार की बेइज्जती हो सकती थी। लेकिन इसके बाद वही हुआ जैसा करुणा ने कहा था। अब निहारिका के लिए हर त्योहार पर वसुंधरा जी महंगी महंगी चीज़ों का इंतज़ाम करने के लिए कहने लगती थी। अमित खर्च करके तंग आ चुका था, क्योंकि उसके सिर पर अब इतना बड़ा कर्ज हो चुका था। उसका छोटा भाई जतिन तो कुछ भी करने को तैयार नहीं था। उसने तो साफ कह दिया था कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरी डिग्री पर असर पड़ेगा। अमित का साथ कोई नहीं दे रहा था और निहारिका ससुराल में बैठकर तरह तरह की चीज़ मंगवाती थी। वसुंधरा जी हर चीज़ के लिए अमित पर दबाव बनाने लगती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि करुणा ने घर में जोरदार हंगामा किया और अमित को कहा कि या तो मुझे तलाक ले लो, नहीं तो मेरे साथ अकेले रहने चलो। वसुंधरा जी ने कह दिया कि हाँ हाँ चले जाओ, तुम कौन सा हमारे लिए महल बना रहे हो?
यह घर तो मेरे पति का बनाया है। अभी तो मैं घर खर्च किराए से भी चला लूंगी और मेरा जतिन भी अब पढ़ाई करके नौकरी पर लग जाएगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। वैसे भी तेरी बीवी पूरा दिन ताने देती है। अमित भी परेशान हो चुका था और वह करुणा को लेकर चला गया। करुणा ने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली और अमित भी अपनी नौकरी कर रहा था। सबसे पहले करुणा ने कर्ज उतारने के लिए अपने जेवर बेच दिए और तनहा से घर का खर्च चलाने लगी। अमित भी नौकरी करके बाकी का कर्ज उतार रहा था। कुछ समय बाद करुणा को एक प्यारी सी बेटी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। अब करुणा क्योंकि नौकरी नहीं कर रही थी, इसीलिए उसने अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया और फिर अमित भी उसका साथ देने लगा। अमित रात को आकर उसके बिजनेस का सारा काम देखता था और करुणा बेटी को संभाल लेने के साथ साथ दिन भर बिजनेस देखती थी। इस तरह उनका बिजनेस मेहनत और लगन से बढ़ता चला गया। अब दोनों की आर्थिक तंगी खत्म हो चुकी थी और पूरा कर्ज भी उतर चुका था। दोनों अब किराए के घर में नहीं बल्कि खुद का घर खरीद कर उसमें रह रहे थे और करुणा अब बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जीत हुई थी। लेकिन अपने ससुराल वालों की तरफ से उसे दुख होता था कि अपने बेटे या भाई से किसी को भी इतनी मोहब्बत नहीं थी और ना ही किसी को उसकी याद आई कि कोई फोन करता। आज जब सब लोग घर आने वाले थे तो करुणा उसे एक एक पल को याद कर रही थी जो उसने आर्थिक तंगी में गुजारा था। कई बार तो उसके घर में रोटी भी नहीं होती थी और कई बार ऐसा भी हुआ जब दोनों भूखे ही सो गए थे। मगर इतनी कठिनाई में भी दोनों ने सोच लिया था कि अब किसी से कर्जा नहीं लेंगे और अपने आप को इस मुसीबत से निकाल कर रहेंगे जो कि उनकी माँ की दी हुई थी। यही सारी बातें याद आते आते कब करुणा की आंखों से आंसू निकलने लगे उसको पता ही नहीं चला। तभी कमरे में अमित आया और बोला, करुणा बाहर चलो, वह लोग आ गए हैं। करुणा चुपचाप सीधी रसोई में गई और पानी लेकर जब उनके सामने आई तो वसुंधरा जी करुणा से नजर नहीं मिला पाई। जतिन ने उठकर भाभी के पैर छुए तो करुणा को जतिन के ताने याद आ गए कि आप लोग तो एहसान दिखाते हो। करुणा ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी बताइए, इतने सालों बाद आपको याद आ गई अपने बेटे की ही आई होगी। बहू तो आपकी आंखों में खटकती थी। वसुंधरा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े और उनकी नजर झुक गई। करुणा ने जतिन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन बोलने की पहल जतिन ने की। भाभी, हम लोग आज आपसे माफी मांगने आए हैं। हमने आपको ऐसे समय में छोड़ दिया था जब आपको हमारी जरूरत थी और हमने आपका साथ नहीं दिया था। करुणा चुपचाप उसकी बात सुनती रही। तभी वसुंधरा जी ने कहा कि मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैंने कभी करुणा की बात नहीं मानी और जमीन बेचने का वादा करके भी जमीन नहीं बेचने दी। बेचारा अमित कर्ज तले दब गया। मुझे इस बात का तब एहसास हुआ जब तुम लोग हमें छोड़कर आ गए। निहारिका की बार बार डिमांड पूरा करते करते मैं थक चुकी थी क्योंकि घर के किराए से आने वाले पैसे से तो घर का खर्च चलता था। इस कारण मैंने निहारिका से कहा कि निहारिका बेटा, अब तो मुझे जमीन बेचनी पड़ेगी। तो निहारिका ने कहा कि मम्मी जी कुछ भी करो लेकिन इन लोगों की मांग पूरी कर दो। यह मुझे बहुत ताने सुनाते हैं और मारते हैं। मेरी सास मुझे दिन भर कहती है कि तेरी माँ हमारे स्टेटस का तो ख्याल ही नहीं करती। अरे इतने बड़े घर में अपनी बेटी दी है तो सस्ती चीज क्यों बेच देती हैं। निहारिका की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी और मैंने जमीन बेच दी। मगर जमीन का पैसा भी धीरे धीरे निहारिका के लेन देन में खत्म हो गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि करुणा से ही कहती थी और अमित भी बेचारा। अमित मैंने उसे कर्ज तले दबा दिया। अब जाने वह कहाँ होगा। मगर बेटा, मैं तुझसे नजर नहीं मिला सकती थी क्योंकि मैं शर्मिंदा थी। अब मुझे माफ कर दो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जतिन की नौकरी लगी थी मगर कुछ दिन बाद चली गई। हमारे साथ बुरा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने तेरे साथ गलत किया था। भगवान ने हमारे लिए की सजा दी। अमित सारी बात सुनकर दंग रह गया था और उसकी आंखों में भी आंसू भर आए थे। तभी करुणा ने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं अभी आती हूँ। करुणा उठकर कमरे में चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई तो उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे।
उसने वह पैसे टेबल पर रखकर कहा कि माँ जी, हम पैसे से आपकी मदद कर सकते हैं मगर आपको माफ नहीं कर सकते। क्या आप मुझे वह दिन लौटा सकती हैं जब मैं गर्भवती थी और हमारे घर में खाने को भी नहीं था? उस दिन अमित ने मुझे किसी मंदिर से लाकर प्रसाद खिलाया था, वरना मेरे पेट में बच्चा मर जाता। आपने गृह प्रवेश की तस्वीर देखी होगी तो आप लोग चले आए। अगर आज भी हम गरीबी में जी रहे होते तो आप लोग कतई नहीं आते। इतना तो मैं आपको जान ही चुकी हूँ। वसुंधरा जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि बहू, ऐसी बात मत कर, सच में हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। अमित, बहू को समझा, वह कैसी बातें कर रही है। तो अमित ने भी तुरंत कह दिया कि मम्मी वैसा ही कह रही है जो वक्त हमने झेला है। हाँ, वह हम भी जानते हैं। आप लोगों को पैसों की जरूरत है ना, तो आप लोग पैसे ले लो, लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब हमारे जिंदगी में दखल मत देना। इसके आगे जतिन और वसुंधरा जी कुछ नहीं बोल पाए और उन्हें छोटा सा मुंह लेकर उठकर जाना पड़ा। बहू बेटे की माफी नहीं मिली, लेकिन इतने सालों बाद आज करुणा के दिल पर जो बोझ था वह उतर गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।